वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं टैक्स के बारे में, और टैक्स में मैंने आप लोगों को अभी तक इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और उसमें जैसे कि टॉपिक अपने हो चुके हैं, स्लैब रेट का हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स के जो एक फॉर्मेट आप लोगों को बताया था, इनकम टैक्स में जो फॉर्मेट है उसमें 5 प्रकार के हेड होते हैं। कौन कौन से? जिसको हम आय के स्रोत भी कहते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके बाद मैंने आप लोगों को इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर बहुत से टॉपिक बनाए थे, उसमें आपको एक फॉर्मेट बताया था। सबसे पहले था इनकम फ्रॉम बेसिक पे। मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का वो हेड बता रहा हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें सबसे पहले जो अपना पॉइंट था वो कौन सा था? इनकम फ्रॉम बेसिक पहला, जिसमें आपको पे स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 था इनकम फ्रॉम अलाउंस, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि जो अलाउंस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, भत्तों का मतलब क्या होता है, भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, उसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको इनकम फ्रॉम परक्यूटिस के बारे में बताया था, यानी अनुलाभों के बारे में। मैं एक फिर से उस चीज़ को रिवाइज करता हूँ, आप लोग देखें। उस फॉर्मेट के बाद हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा उसमें आगे के टॉपिक में क्या करना है अपने को, और आपसे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो इसका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के आधार पर उसको काम कैसे करते हैं वो वाली बात। मैंने आपको इस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम बेसिक पे का मतलब क्या होता है, सैलरी क्या होती है। आपको ध्यान हो, मैंने आपके पे स्केल के बारे में बताया था। पे स्केल में आपको ध्यान हो, कोई व्यक्ति होता है, कोई कर्मचारी जब ज्वाइनिंग करता है तो उस समय उसकी सैलरी क्या होती है। उसके बाद जब वो साल का इंक्रीमेंट लगता है तो उसके बाद वो जो पे स्केल होता है, वेतनमान का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अलाउंस, अलाउंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अलाउंस होते हैं, भत्ते होते हैं, भत्ते का मतलब क्या होता है, भत्ते कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान है कुछ? भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। इनका पार्टली क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 2 कौन सा था? फुल्ली टैक्सेबल। और पॉइंट नंबर 3 कौन सा था? फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था परक्यूटिस के बारे में। परक्यूटिस को हिंदी में कहा जाता है अनुलाभ। और यदि हम बात करें एज पर टैक्स रूल्स के हिसाब से बात करें या फिर आम भाषा की बात करें तो उसका मतलब होता है नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान होती है। वही कौन सी श्रेणी में आती है? परक्यूटिस के श्रेणी में आती है। और उसमें मैंने आपको मोटर कार फैसिलिटी का बताया था, किराए से मुक्त आवास की सुविधा बताई थी, मेडिकल फैसिलिटी बताई थी। इसके अलावा बहुत सारे जो फैसिलिटी होती है कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर। तो ये तो बात होती है, ये तीनों को मिलने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। उसे हम क्या कहते हैं? सकल वेतन कहते हैं। उस सकल वेतन में से आपको 2 चीजों को लेस करना पड़ेगा। कौन कौन सी? अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत आपको कुछ डिडक्शंस होते हैं, उनको लेस करते हैं। पहला जो बात कर रहे हो गई वो हो गई प्रोफेशनल टैक्स की, जिसको हिंदी में कहा जाता है पेशा कर, पेशेवर जो कर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ, वो कहलाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता। भत्ते के बारे में आप लोगों को बताया, ध्यान हो तो 5000 रुपये वाला है, याद आया? तो उसको घटाने के बाद जो अपनी इनकम आती है वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अभी तक हम बात करते हैं, इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट है। तो ये तो हो गया अपना सैलरी का हेड। सैलरी का आय का जो स्रोत होता है, इनकम टैक्स में जो आय का स्रोत का जो पहला जो स्रोत होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो यहाँ तक देखें हम तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आने वाली क्लासों के अंदर हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासों के अंदर। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं आपको एक वापिस इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। वैसे तो पूरी इनकम टैक्स में इंटरेस्टिंग देखा होगा आपको, हर एक चीज का क्या होता है, टैक्स का ट्रीटमेंट होता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इनकम टैक्स के अंदर। ये तो इनकम तो आ गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टैक्सेबल, टैक्सेबल को हिंदी में कहा जाता है करयोग्य, यानी जो सैलरी वेतन कमाया है
उस पर क्या चुकाना पड़ेगा, आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और इनकम के बारे में आपको बता दें, जो स्लैब होती है उसको स्लैब के आधार पे आपको क्या करता है, आपको टैक्स की गणना करनी पड़ती है और उसी टैक्स की गणना के आधार पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। स्लैब रेट कौन कौन सी होती है, 0 से 2.5 लाख तक की पूरी माफ है, वो आपको बता चाहूंगा, उसके आगे बताया था मैं पूरा कंप्लीट। तो आज की क्लास में यहाँ तक आने के बाद ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही आपको यहाँ पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स में क्या होता है, कुछ छूट दे रखी होती है, जिसको आम भाषा में छूट बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ छूट बोलते हैं। लेकिन हम बात करते हैं इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स में उनको कहा जाता है कटौतियां। क्या कहते हैं उसको, कटौतियां। और इंग्लिश में जिसको कहा जाता है डिडक्शंस, क्या कहते हैं हम, डिडक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ डिडक्शंस क्या होते हैं, डिडक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, और उन डिडक्शंस के अंदर कैसे कैसे छूट मिलती है वो मैं आपको पूरा आज समझाने वाला हूँ। तो आप देखें, नेक्स्ट इसी की बात करता हूं मैं। तो मैं बात कर रहा हूं कटौतियों की। कटौतियां कितने प्रकार की होती है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। कटौतियां क्या होती है आप लोगों को ध्यान है, एक छोटा सा आपको सामान्य भाषा की बोलचाल में मैं इसको बोलूंगा। कटौतियों का मतलब होता है छूट। छूट का मतलब क्या हो गया, जब किसी व्यक्ति के द्वारा वर्ष के अंत में पूरी आय की गणना कर ली जाती है, मतलब कि उसको आय कहां कहां से प्राप्त हुए उन सब की गणना हमने कर ली, टैक्स का ट्रीटमेंट भी हमने लोगों ने कर लिया। अब आय की गणना कैसे करेंगे, आपको पता 5 स्रोत की बात करो, पांचों को आपको जोड़ना है। कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब पांचों हेड को मिला के उसकी सैलरी बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं ग्रोस सैलरी, ग्रोस इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो, ग्रोस इनकम, GTI, ग्रोस टोटल इनकम जिसको कहा जाता है। उस इनकम को जोड़ने के बाद इनकम टैक्स बोलता है कि हम आपको कुछ कटौतियां दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कटौती दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, डिडक्शंस दे रहे हैं। तो वो डिडक्शन कौन कौन से होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोग देखें स्टूडेंट्स, डिडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया छूट मिल रही है। अब बात आती है कटौतियों के प्रकार। अब कटौतियां कितने प्रकार की होती है, सामान्य बात देखा जाए तो सामान्य रूप से 2 प्रकार की कटौतियां किसी भी कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है इनकम टैक्स की ओर से। वो कौन कौन सी है, पहला पॉइंट जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौतियां। भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौतियां हो गया, जो कि 80C से 80U तक, 80C से लगाकर 80GG से तक। ठीक है, अभी 80C क्या है, 80GG क्या है, वो तो हम आने वाली टाइम में पढ़ लेंगे उसका मतलब क्या होता है। अभी आपको हाल फिलहाल में यही देखना है कि भुगतान या विनियोग संबंधी में जो भी कटौतियां मिलती हैं किसी भी व्यक्ति को या फिर करदाता को, जो कटौतियां मिलती है वो मिलती है 80C से लगाकर 80GGC तक। आगे समझ में। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है आयों के संबंध में कटौतियां। अब आय जो तो इनकम जो होती है उसके संबंध में क्या होते हैं, उस व्यक्ति को कुछ भी जो भी व्यक्ति है करदाता जो है उनको क्या मिलती है, कटौतियां मिलती है। वो कटे तो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो तो स्टार्ट हो रही है 80IA से लगाकर 80U तक। अब ये जो बाद में आपको बोल रहा हूं, यदि अपन इसी कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मली आप लोगों को तो ध्यान रखना इसमें और इन दोनों को मिला के लमसम का मतलब कि लगभग 29 प्रकार की कटौतियों को हम पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार की, 29 प्रकार की कटौतियां, जिसमें आपको 80C आ गया। अब जैसे ABCD होती है ना, 80C, 80CC, 80CCD, 80CCC, 80D, 80DDB। अब ये क्या होती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो होती क्या, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है और कहाँ तक की राशि तक आपको छूट मिलती है और उसके ऊपर की राशि पे आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटौतियों का प्रकार। समझना क्या होगा आप लोगों को, कटौती 2 प्रकार की होती है। एक तो कि भुगतान कर रहे हैं अपन, उसके संबंध में जो कटौती मिलेगी वो कब से लगा कहां से लगा कहां तक, 80C से लगाकर 80GG से तक। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, भुगतान की बात हो गई। फिर बात करते हैं इनकम की बात करते हैं। आय के संबंध में कुछ कटौतियां होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है, वो 80IA से स्टार्ट होती है और 80U तक वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें पढ़ने हम डिटेल में। तो पॉइंट नंबर, मैं फर्स्ट की बात करता हूं। फर्स्ट का पॉइंट नंबर कौन सा है, भुगतान एवं विनियोग के संबंध में कटौतियां। अब यदि अब इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लें। भुगतान का मतलब किसी को पेमेंट कर रहे हैं। अब किसी को पेमेंट का मतलब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से मैं बात करूंगा। मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी भी खर्चे का भुगतान किया जो कि आयकर की श्रेणी में आता है, या फिर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, विनियोग किया। आपका भी हो सकता है विनियोग करने का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने कोई पॉलिसी ले रखी हो या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, लगा रखा हो पैसा, तो उस केस में क्या होती है, जो कटौतियां होती है वो कहलाती है भुगतान एवं विनियोग के संबंध में कटौतियां।
कंप्लीट यहाँ तक। अब ये नियम क्या बोलता है? ये नियम बोलता है करदाता द्वारा गत वर्ष में किए गए भुगतान के संबंध में सकल कुल आय में से भुगतानों संबंधी कटौती देने की व्यवस्था की गई है। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? यहाँ क्या दे रखा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सकल कुल आय, ग्रोस टोटल इनकम, जीटीआई क्या होती है हम आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। जीटीआई का मतलब क्या होता है, जीटीआई बनता कैसे है, और वो होगा आने वाली क्लासों के लिए। लेकिन मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, सामान्य रूप से आपको माइंड में एक चीज चलनी चाहिए कि सकल आय का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। हिंट देने का मतलब क्या होगा, मैं आपको संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ सकल कुल आय का मतलब क्या होता है। आय के जो पांचों स्रोत होते हैं, उन पांचों स्रोतों को जब बनता है वो, मतलब पांचों हेड की जो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया, जब पांचों की इनकम को जोड़ दिया जाता है, टैक्स के ट्रीटमेंट करने के बाद पांचों की इनकम जुड़ जाएगी, तो वो जुड़ने के बाद जो इनकम होती है, जो आय होती है, वह कहलाती है सकल कुल आय। क्या कहलाती है वो? सकल कुल आय कहलाती है। तो उसकी में भुगतानों के संबंध में कुछ कटौतियों की व्यवस्था की गई है, वो श्रेणी में आने वाली है। वापिस से बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 की बात कर सकते हैं। भुगतानों संबंधी ये कटौतियां विभिन्न शीर्षकों की आय का निर्धारण करते समय दी जाने वाली कटौतियों के अतिरिक्त करदाताओं को दी जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये देखें आप लोग, विभिन्न शीर्षकों की आय का निर्धारण करते समय दी जाने वाली कटौतियों के अतिरिक्त, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि टैक्स का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको अलाउंस के बारे में बताया था, पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में बताया था, याद आया कुछ? और आपको मैंने एक उदाहरण के थ्रू समझा था। लास्ट एक बड़ा उदाहरण था, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक उदाहरण में बताया था कि अलाउंस जो हो रहे थे उसमें छात्रों की शिक्षा के भत्ते के बारे में बताया था, छात्रों की या फिर बच्चों के छात्रावास भत्ते के बारे में बताया था, ध्यान आया कुछ? तो उसके बाद वो टैक्स का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया, और उसके बाद जो इनकम आती है जो कि टैक्सेबल इनकम कहलाती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो कटौतियाँ मिल रही है वो इस श्रेणी में आने वाली है। वो तो मिल रही है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभार हम सोचते हैं ना, हमने तो पैसा कमाया और सरकार को टैक्स चुकाना, सरकार ऐसा नहीं करती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। वो क्या सोच रहा है, सबसे पहले वो इनकम की गणना करने के बोलते हाँ आपकी इनकम कितनी वो हमें बताओ। उसके बाद टैक्स के ट्रीटमेंट दे दिया उसने कि यहाँ तक की राशि तो हो जाएगी करमुक्त, तो उसके ऊपर की राशि पे लग जाएगा टैक्स, वो वहां तक की बात थी। उसके बाद भी इनकम टैक्स क्या कर रहा है, उसके बाद भी इनकम टैक्स कुछ डिडक्शन देता है, कुछ कटौतियां देता है, जो कि हम पढ़ने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपके कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। पहली बात तो क्या है, जो भी व्यक्ति भुगतान कर रहा है, भुगतान के संबंध में क्या मिलती है, कुछ कटौतियां मिलती है, सकल आय में से वो हम घटा देंगे। आगे बात सुनना, पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं, तो ये जो डिडक्शंस मिल रहे हैं वो पहले जो डिडक्शन मिल रहे हैं उसके अलावा भी है, उसके अलावा की बात कर रहा हूं। पहले डिडक्शन का मतलब क्या हो गया, टैक्स ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। वो होने के बाद क्या मिलता है, फिर ये डिडक्शन मिल जाते हैं उस व्यक्ति को। कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसके कुछ नियम बोल सकते हैं, शर्तें बोल सकते हैं। तो वो शर्तें कौन कौन सी आप ध्यान से देखें इस चीज को। पहली शर्त बोलती है भुगतान गत वर्ष में किए गए हो। अब ये क्या बोलता है, नॉर्मली आप लोगों को पता है, सामान्य की मैं बात करता हूँ, जब से इनकम टैक्स की क्लास स्टार्ट हुई है तब से मैंने आपको एक बात बोली, आप ध्यान रखें कि जो भी इनकम टैक्स में जो बात करते हैं, गणना की बात करते हैं, टैक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं, वो हमेशा उसके प्रीवियस ईयर के आधार पे होती है। यानी कि किसी व्यक्ति ने या फिर हम कहें करदाता ने पिछले वर्ष कितना कमाया, उसी के आधार पर इस वर्ष को कहा जाता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष में क्या होता है, टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो वही वाली बात यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी भुगतान उस व्यक्ति ने किए हैं अपने लाइफ से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, वो सभी कब होने चाहिए, भुगतान होना चाहिए गत वर्ष में होना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर वो होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, भुगतान कर योग्य आयों में से किए गए हों। यानी कि जो भी पेमेंट किए उस व्यक्ति ने, XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या फिर हम जिसको कह सकते हैं करदाता ने जो भी पेमेंट किए हैं वो किए हों टैक्सेबल इनकम में। यूं नहीं कि माफ, पैसा पहले से माफ है और माफ में से उसने पैसा का पेमेंट कर दिया और फिर हम बोल रहे हैं अरे उसको तो डिडक्शन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट यहाँ तक। तो आप लोग इसको ध्यान रखें कि जो भी भुगतान होने चाहिए वो कौन सी आय में से होने चाहिए, कर योग्य आय में से होने चाहिए। कंप्लीट। देखो इसमें कुछ चीजें भी हैं, लेकिन बीमा प्रीमियम जिसको हम बोल सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी,
भविष्य निधि जिसको हम कहते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड, इसमें आपको लोग बहुत ध्यान हो तो मैंने बताया था पीएफ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपी और पीपीएफ। इसके मैंने आपको डिटेल में बता दी थी, कंप्लीट है। भविष्य निधि उसको कहते हैं। स्थगित वार्षिकी यानी एन्युटी जिसको बोलते हैं, एन्युटी जो मिलती इनकम उसकी बात कर रहे हैं। दान एवं मकान किराए के भुगतान के संबंध में यह शर्त लागू नहीं होगी, मतलब कोई डोनेशन कर दिया या फिर अपन ने कोई रेंट पेड कर दिया तो उस केस में इस कंडीशन को हम लागू नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन को? इस वाली कंडीशन को। कंप्लीट यहां तक। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं मैं, स्वयं करदाता द्वारा ही भुगतान किया गया, यानी जो भुगतान हो रहा है, जो भी इस भुगतान की बात कर रहा हूँ, ये जो भुगतान होना चाहिए वो व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, उस व्यक्ति के द्वारा। ऐसा नहीं कि नियोक्ता ने उसको पैसा दिया और पैसे के आधार पर उसको चुका रहा है। अब ये पैसा कौन कौन सा होता है हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं कि वो पैसा कौन कौन सा हो सकता है। यूं नहीं कि नियोक्ता ने पैसा दे दिया और उसने भुगतान कर दिया और फिर अपने वो इनकम में शो कर रहा है कि मैंने खर्चा किया, वो वास्तविक खर्चा उसका नहीं है। यहाँ पे वो वास्तविक जो खर्चा होना चाहिए वो खर्चा किसका होना चाहिए? वास्तविक जो भुगतान होना चाहिए, मैं भुगतान बोलूंगा इस लाइन को, वास्तविक जो भुगतान होना चाहिए वो स्वयं करदाता होना चाहिए, नहीं स्वयं का पैसा और वो उसको भुगतान कर रहे हैं। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात होगी नॉर्मल से, इसका इंट्रोडक्शन की बात होगी किसकी? जब सकल आय में से या सकल आय की गणना हमने कर ली है और सकल आय की गणना के बाद कुछ इनकम टैक्स की ओर से डिडक्शंस होते हैं, कटौतियां होती है, उन कटौतियों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे से जो सकल आय होती है उसमें से हम उस चीज़ को घटा देते हैं। आगे पास में घटाने के बाद जो इनकम बचती है फिर वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम। सकल कुल आय में से क्या कर दिया? लेस डिडक्शन कर दिया। डिडक्शन कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको डिडक्शन बारे में बताया। डिडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो भुगतान एवं विनियोग संबंधी वाले हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? आय संबंधी। भुगतान एवं विनियोग संबंधी में आता है ATC से लगाकर ATGG से तक, वो क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ, आय से संबंधित जो कटौतियाँ होती हैं जो कि ATIA से लगाकर ATU तक। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ATGC, ATGC ये होते सेक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा धाराएं होती है, बहुत सारी पुलिस की धाराएं आप लोगों ने सुनी होगी। इनकम टैक्स में भी क्या होती है? कुछ धाराएं होती है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज पॉइंट नंबर 1, ATC से लगाकर ATGC से पढ़ेंगे हम भुगतान विनियोग संबंधी कटौतियाँ। यही कुछ डिडक्शन होते हैं वो हम आने वाली क्लासें होंगी जब हम बात करते हैं सेमेस्टर की, नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो उस सेमेस्टर में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, कुछ हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, इसकी और डिटेल बताएंगे। कंप्लीट है। तो हम बात करते हैं आज की डिडक्शंस की बात करता हूँ मैं। तो स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैंने एक छोटा सा एक पॉइंट लिख रखा है और आपको दिख भी रहा होगा, ये देखें आप लोग। डिडक्शन पढ़ने वाले हैं, डिडक्शन ऑफ हाउसिंग लॉ इंटरेस्ट एंड चैप्टर 6A डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1956, ठीक है। ये तो बात होगी अलग किसकी, हम पढ़ रहे हैं डिडक्शन के बारे में। आपका जो नेक्स्ट पर सिलेबस की बात करता हूँ, हम डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिडक्शन में क्या क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको डिडक्शन बता दिया, कटौतियाँ बता दी है। कटौतियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि डिडक्शन कौन कौन से होते हैं। करें स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं डिडक्शन की बात करता हूँ। सबसे पहला जो डिडक्शन आता है वो डिडक्शन है ATC। कौन सा है? ATC। जैसा कि मैंने आपको बताया भुगतान एवं विनियोग के संबंध में जो कटौतियां होती है उसके बाद में बात करता हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है ATC आता है और आगे लिख रखा है 1.5 रुपीज़। तो आपको इसको मैं बताने वाला हूँ उसका मतलब क्या होता है। अब मैं बात करूँ डिडक्शन ATC की बात क्या होता है, ATC में क्या क्या इंक्लूड है। ATC में बात करता हूँ, ATC में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे मैं आम भाषा में बात करूँ, यदि मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करूँ तो ATC के अंतर्गत वो आती हैं, जैसे कि मान लो आपने कहीं पॉलिसी ले रखी हो। किसकी पॉलिसी ले रखी हो? आपने अपने जीवन बीमा की पॉलिसी ले रखी हो, या फिर आप कहीं पेंशन के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम है NPS नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहाँ पे यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट का काम कर रखा हो, इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे, या फिर हम बात करते हैं दूसरी जो भी पॉलिसियाँ होती है, यदि ऐसी कोई पॉलिसी आपने ले रखी हो तो उस केस में इनकम टैक्स क्या कहता है? उस केस में इनकम टैक्स कहता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप पैसा लगा रहे हो, वो सालाना की बात कर रहा हूँ, सालाना 1.5 लाख तक यानी 1,50,000 रुपये तक की राशि तक क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी। और उसकी ऊपर की राशि पे क्या लग जाएगा?
टैक्स लग जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। और आपको उससे क्लियर समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूं मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डिडक्शंस की। जैसे मैं इस डिडक्शन की बात ही करता हूं, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, XYZ जो कर देता होता है, वो क्या कर रहा है, उसको अच्छी इनकम होगी या फिर इनकम नहीं भी होती, तो कोई व्यक्ति ये सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन फ्यूचर के लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो बेनिफिशियरी हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। तो मान लो कि उसने साल भर के अंदर पैसा लगाया। अब पैसा कहाँ कहाँ लगाएगा वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि उसने पैसा लगाया, मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूँ। उसने जीवन बीमा में पैसा लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया जीवन बीमा हो गया, उसका भविष्य निधि हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर कुछ अन्य जगह ऋण पत्र डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, वो आप लोग पढ़ोगे डिबेंचर्स क्या होते हैं, या फिर सामान्य अंश जो होते हैं वो क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब ये होता है जो आप बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा निफ्टी के बारे में, नाम से निफ्टी होती है, सेंसेक्स की बात करता हूँ तो उसमें कुछ कंपनियां होती है। निफ्टी और सेंसेक्स एक अलग से हो गया है, या फिर मैं बोल सकता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना है इसके बारे में। इसमें क्या होती है, कुछ कंपनियां होती है लिस्टेड। अब उस कंपनी लिस्टेड का मतलब क्या होता है? उस लिस्टेड का मतलब ये होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनकी पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक तो क्या नॉर्मल जो कंपनियां होती है वो क्या होती है अपने खुद के बिहाफ पे क्या होता है पैसे का एडजस्टमेंट करती है। लेकिन मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी में कौन कौन आ सकता है, रिलायंस आ गया, या हम बात करें टाटा आ गया, या फिर जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हो गए, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, ऐसी कुछ कंपनियां हैं, उनकी पूंजी की जो होती है जरूरत होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, आम जनता से भी पैसे लेते हैं। अब यूँ नहीं कि वो घर घर आएगा और बोलेगा भाई डोनेशन दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और डोनेशन ऐसा होगा, ऐसे तो नहीं कि वो जो रसीद अपन को देंगे वो अपने काम की है। तो कंपनी की ओर से क्या होता है, अपनी पूंजी जो होती है उसको क्या करती है, अलग अलग भागों में वो डिवाइड कर देती है। क्या करती है वो, अलग अलग भागों में डिवाइड करने के बाद एक फिक्स नियम बना देती है, या फिर हम बोलते हैं एक फिक्स मूल्य का एक शेयर बना देती है। शेयर कुछ अलग सी वस्तु नहीं है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट टाइप ही होता है। उसमें क्या होता है, आप कंपनी के वहाँ जाओगे, बोलोगे मैं 10,000 का मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो 10,000 रुपये उसको दिए, वो दे देगा सर्टिफिकेट। और उससे क्या होगा, उसमें क्या हुआ, उससे क्या होगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे जैसे मान लो कि हम बात करते हैं HDFC की बात ही करते हैं, या फिर हम बात करता हूँ रिलायंस की बात कर रहा हूँ, आपको उससे जल्दी समझ में आ जाए। रिलायंस के मान लो अपन ने शेयर लिए, 10,000 के शेयर लिए। अब शेयर लेने का फायदा क्या, ये भी देखना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे मान लो कि रिलायंस कंपनी अच्छी सी ग्रोथ कर ली, क्या होगा, अच्छी सी ग्रोथ कर ली, तो उसके इसमें क्या होगा, उसकी जो शेयर की वैल्यू होगी, जो आपने 10,000 में खरीदा, हो सकता है आने वाला टाइम पे वो 12,000 का भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है। ऐसे क्या होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, डिमांड का मतलब होता है मांग, जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। आप लोगों ने पता भी होगा, ध्यान होगा कि लॉकडाउन की बात करते हैं, कोरोना काल की बात करते हैं, उस समय भी जियो का यूज सबसे ज़्यादा हुआ था। पता है आप लोगों को, क्योंकि व्यक्ति सभी लोग जो थे वो घर पे बैठे हुए थे, और उस समय क्या सबसे अधिक क्या हो रहा था, जियो का उपयोग कर रहे थे लोग, नेट का उपयोग कर रहे थे। उस केस में आपको ध्यान हो, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनलों पर भी देखा होगा, जो अपने मुकेश अंबानी है वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे उस समय की बात भी कर रहा हूँ। तो कैसे हुआ, वो ऐसे ही नहीं हुआ। उन्होंने क्या हुआ, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसकी कंपनी के जो भी हैं, तो उससे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो उनके शेयर की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ती गई। तो शेयर किससे कहते समझ में आ गया होगा, कोई भी कंपनी होती है वो अपनी पूंजी को जरूरत के अनुसार मार्केट से मंगाती है, तो अपनी पूंजी को क्या कर रखा होता है उस लोगों ने, उन लोगों ने अपने पूंजी को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। कंप्लीट है। और ऋण पत्र, ऋण का मतलब होता है लोन, और पत्र का मतलब ये होता है, यदि हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल, यदि बात करते मैं आपको बता लोन का बात हो गई। यदि मैं बात करता हूँ अकाउंट्स की भाषा में, मैं आप बात करता हूँ इनकम टैक्स की भाषा में या टैक्स की भाषा में, उसे हम कहते हैं डिबेंचर्स। ऋण पत्र को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं। ऋण का मतलब जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, लोन ले रहा है। कौन ले रही है, कंपनी अपन से लोन ले रही है, ऐसा होता है, इनडायरेक्टली होता, हमको इतना ध्यान होता नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने, अब मैं बात करता हूँ फिर से, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने अपना पैसा
वर्ष के दौरान, वर्ष का जो गत वर्ष की बात करता हूँ, वर्ष के दौरान उसने पैसा अपना जीवन बीमा में लगा रखा हो, LIC ले रखी हो, या फिर PF में कहीं अंशदान कर रहा हो, PF के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, PF में अंशदान कर रहा हो, या फिर कहीं डिबेंचर्स की बात करता हूँ वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, या फिर दूसरी में बात करता हूँ जैसे 2-3 पॉइंट और मैं आपको बता ही देता हूँ साथ ही साथ, या फिर मैं बात करता हूँ आवास के, तो आवास वाले में अपन पूरा पढ़ने वाला, आवास का मतलब क्या हो पूरा पढ़ेंगे उस केस में। यहाँ कहीं पैसा लगा रखा है तो उस केस में इनकम टैक्स बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है वो, ये बोलता है 1.5 यानी 1,50,000 रुपये तक की राशि को हम क्या मान सकते हैं, कर मुक्त मान सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति ने इतने जगह पैसा लगा रखा और उसकी इनकम जो राशि बन रही है वो बन रही 2.5 लाख, ठीक है। फिर आप बोलोगे ये जो आती है PF हो गया, जीवन बीमा प्रीमियम हो गया, पेंशन की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान हो जैसे ATC की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैंने ATC में इतना पैसा लगा रखा, मुझे ऊपर राशि माफ़ करो, क्योंकि आपने तो बोला कहीं भुगतान करते हो, ऐसी जगह भुगतान करते हो जो लिस्टेड हो इनकम टैक्स के अंदर, तो उसमें टैक्स फ्री होता है वो। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, हाँ माफ़ है, हम मान रहे हैं हम जो वो चीज़ माफ़ है, लेकिन हमने भी एक फिक्स क्राइटेरिया बना रखा है। क्या बना रखा है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो ATC के अंतर्गत, वो राशि 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए तक की होती है करमुक्त, तो उसके ऊपर की राशि क्या होगा, आपको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। यदि इससे कम है तो कम का मतलब आपको तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो कम है वो माफ होगा। आपको बात समझ में आएगी, यदि 1.5 लाख से कम है तो 1.5 लाख से कम वाली राशि पूरी की पूरी माफ हो जाएगी, और बाकी पे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। और 1.5 लाख से ज़्यादा तो उसके इसमें क्या होगा, मतलब 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है इस धारा के अंदर, इस अंडर सेक्शन के अंतर्गत, तो उस केस में 2 लाख में से 1.5 लाख तक की राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी, बाकी की राशि पे क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट है। तो इसको मैं आपको इसके हिसाब से पढ़ा देता हूँ, ये क्या बोलता है। अब मैं बात करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कि इस व्यक्ति ने ATC के अंतर्गत कहाँ पैसा लगा रखा है, होम हाउस के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति होम लोन की बात हो रही है यहाँ पे, व्यक्ति होम लोन की प्रिंसिपल राशि के पूर्ण भुगतान पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट को क्लेम कर सकता है। फिर से ध्यान से इस चीज को देखें, कौन सा है, होम लोन उसने लिया है, किसके लिए, मकान के लिए लिया, तो वो भी जो भी राशि भुगतान कर रहा है, ठीक है। वैसे तो आप सोचोगे सर यार ये तो खर्चा हो रहा है, फिर इस पर टैक्स वाली कैसी बात होगी, खर्चा हो रहा है, देखा जाए तो खर्चा, लेकिन वास्तविक रूप से खर्चा नहीं। होम लोन लिया मकान बनाने के लिए, तो मकान जो बना रहे वो खर्चा नहीं, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट। तो इनकम टैक्स बोला आपने खर्चा थोड़ी किया, तो इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो वाली बातें यहाँ पे आ रही है। तो उस केस में इनकम टैक्स क्या कहता है, उनके केस में इनकम टैक्स कहता है कि ATC के अंतर्गत 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए दिया, आपने होम लोन लिया, फिर आप चुका रहे, होम लोन उसको चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उस केस में आप पूरी राशि को घटा नहीं सकते हो, मात्र 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपए तक की राशि को मानेंगे कर मुक्त, तो उस पर हम क्लेम कर सकते हैं, बाकी के पे आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो फिर से देखें आप लोग, तक छूट को क्लेम कर सकता है होम लोन आवासीय प्रॉपर्टी को खरीदने या निर्माण के लिए लिया हो सकता है। अब ये तो उन्होंने भी बताया होम लोन हम कब लेते हैं, या तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को लेने के लिए करेंगे, या फिर उसमें मकान बनाने के लिए करेंगे, होम लोन उसी लिए लिया जाता है। तो उस केस में 1.5 तक की बात करते हैं। ये ATC का भाग है। ATC के भाग में आप ध्यान रखना, जीवन बीमा हो गया, जो भी LIC लेते हैं आप लोग, भारतीय जीवन बीमा से लो या फिर कहीं से भी लो, जीवन बीमा की पॉलिसी हो गई है। उसके बाद PF वाली बात मैंने आपको बताई, PF का अंशदान हो गया, फिर मैं आपको ऋण पत्र में अंश वाली बात बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, NPS पेंशन की बात कर रहा था, और पॉइंट नंबर ये वाले भी हो गया कंप्लीट यहाँ तक। तो ये बोल रहा है प्रॉपर्टी का निर्माण जिस वित्तीय वर्ष में आपने लोन लिया उसके आखिर से 5 साल अवधि के भीतर होना चाहिए। ये नहीं ये बोल रहा है आपने जो होम लोन लिया है यूनिक आप हर साल क्या, और उसका होम लोन के हिसाब से आप छूट ले रहे हो, ऐसे इनकम टैक्स बोल रहा है मना। इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो लोन की जो अवधि होती है वो 5 साल की के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, तो उस केस में से क्या हो जाएगा, आपके टैक्स की छूट मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर प्रॉपर्टी को 5 साल के अंदर ट्रांसफर किया, बेचा जाता है, समझ में आ रही है बात, आप लोग क्या कर रहे, 2 साल तक उस मकान को रखा, या फिर आपने होम लोन लिया 2 साल तक रखा, फिर सोचा नहीं यार मकान में मजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और आगे वाले व्यक्ति को बोलते हो तो चिंता मत कर, होम लोन जो किस्तें आ रही है वो मैं चुकूंगा, बाकी मकान तू ले ले। यदि ऐसा कुछ हो रहा है 5 साल के अंदर ही क्या हो रहा है, ये काम हो रहे हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स क्या कहेगा, उस केस में इनकम टैक्स बोलता है तो क्लेम किया गया टैक्स डिडक्शन को सेल के साल में आपकी इनकम में दोबारा जोड़ दिया जाएगा। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे होगा भाई, तूने 5 साल के लिए बोला था कि हमने इनकम टैक्स बोल रहा है 5 साल तक आप क्या कर सकते हो, उसमें जो भी रिबेट मिल रही, छूट मिल रही, वो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 साल तक की आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है।
लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप छूट भी ले रहे हो, आपने मकान को प्रॉफिट के साथ भी बेच दिया, ऐसा काम थोड़ी चलेगा। ऐसा होता है, मान लो कोई व्यक्ति बेच देता 5 साल के अंदर ही उस मकान को बेच देता है, तो उस केस में जो भी उसको बेनिफिट मिले, डिडक्शंस मिले, वो वापस उसकी इनकम में जोड़ दिए जाएंगे, सूद समेत, ब्याज समेत। ध्यान रखना इस चीज़ का, पेनल्टी भी लग गई, ब्याज भी लग गया उसके अंदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो भी आय होती है उस आय में जोड़ दिया जाएगा। और फिर वर्तमान में मौजूदा टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स जोड़ लगाया जाएगा। उसमें नुकसान तो यही है, क्या नुकसान हो गया, हो सकता है पुराने 2 साल 3 साल में जो पहले जो टैक्स रेट चल रही थी, स्लैब रेट चल रही थी, वो अलग चल रही थी, अभी अलग चल रही है, तो उस केस में इस व्यक्ति को नुकसान तो होना ही है। लेकिन उसको ये काम नहीं करना है, कम से कम होम लोन लिया है और उसको डिडक्शन उसने मान लो लिया है, तो 5 साल तक वो अपने मकान को या फिर अपने जो भी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर का मतलब इनकम टैक्स में ट्रांसफर का मतलब ही क्या होता है, बेचा जाना होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये तो बात हो गई इसकी बात। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ये बोल रहा है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर डिडक्शन। अब स्टैम्प ड्यूटी आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति जो होता है जब वो अपने मकान के प्रॉपर्टी का जब लोन करवाना जाता है या फिर ट्रांसफर करवाना जाता है, तो उसके सामने बहुत सारे खर्चे होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी यूनिक 50 या 500 या ऐसा कुछ मिल रहा है, बड़ी लेवल यदि बड़ा अमाउंट होता है तो बड़ा स्टैम्प लगता है उस केस में, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी व्यक्ति के नाम से, तो उस केस में जो खर्चा होगा वो क्या बोलता है, देखें आप लोग। आप स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और दूसरे खर्च जो प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान किए गए हैं उन पर टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन का हो गया, स्टैम्प का हो गया, या फिर दूसरा कोई खर्चा हो गया जो आवासीय संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के हिसाब से हो रहे हैं, तो उन खर्चों के टैक्स बेनिफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वो जो सेक्शन है, क्योंकि वो मकान के बाद और मकान का भागी, और उस केस में क्या बोल रहा है, ये भी ATC का भागी होता है। लेकिन ATC का भाग होता है, साथ ही साथ ये क्या बोल रहा है, उस ATC के अंदर 1.5, ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा ध्यान रखना है। ATC से संबंधित जो भी अपन डिडक्शन पढ़ेंगे उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है, अधिकतम जो छूट है वो कितनी है, 1.5 है। कंप्लीट है तक। तो ये तो बात हो गई, क्या क्या कर सकते हैं, लोन लिया उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, वो पूर्ण भुगतान हम कर रहे हैं, वो वाली बात हो गई। फिर क्या बात करें, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन का हो गया, दूसरा कोई खर्चा हो गया वो ATC के अंदर आ जाएगा। और क्या रहा, जीवन बीमा पॉलिसी हो गई, और क्या हो गई, पेंशन होगी, और क्या आ गया, PF आ गया, और क्या आ गया, ऋण पत्र आ गया। तो उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो गई, 1.5 लाख रुपए। कंप्लीट है, बड़ा आगे की तरफ। अब बात करता हूँ ATC क्या कहता है, ATCCC का मतलब क्या होता है, वो तो पहले आप समझ लें। ATCCC का मतलब क्या होता है। ATCCC ये बोलता है कोई व्यक्ति जो होता है अपना जो पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट का कर रहा है। देख, इन्वेस्टमेंट का मतलब खर्चा ही होता है, पर एक बार देखा जाता है इसके हिसाब से अपन कुछ पेंशन फंड में योगदान के संबंध में कटौती की सीमा धारा 80C और धारा 80CC(D) सब सेक्शन 1 के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए। मैंने आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, ATC से संबंधित जो भी जो होते हैं डिडक्शंस होते हैं उनकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 1.5। यानी आपको ऊपर वालों को भी देखना पड़ेगा, साथ में ATCCD, ATCCC इन तीनों को मिला के हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 1.5 होती है। तो आपको ATC का समझ में आ गया होगा, ATC, ATCCC और ATCCD इन तीनों को मिलाने के बाद जो मैक्सिमम छूट मिलती है इनकम टैक्स की ओर से वो कितनी मिलती है, 1.5, 1,50,000 रुपये। कंप्लीट है। मकान के बारे में बता दिया, मकान में क्या क्या हो गया। यदि वो प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करता है तो 1.5 लाख तक की बात करते हैं। 1.5 लाख में ये भी आ रही है, उसमें PF भी आ रहा है, LIC भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। कंप्लीट है। नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो कौन सा है, ATD, जिसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ, शरीर से संबंधित की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस साल भर का होता है। देखा जाए नॉर्मली जो हम बात करते हैं इंश्योरेंस जो होते हैं किसी व्यक्ति से संबंधित, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल इंश्योरेंस होता है और दूसरा होता है LIC। आ रही बात में। तो इसमें क्या हो रहा है, इस संबंध में ATD की बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा हो, हेल्थ इंश्योरेंस साल भर के होते हैं जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, अपना कोई इंश्योरेंस करवा रखा हो तो उस केस में 25,000 रुपये तक की राशि का यदि वो भुगतान करता है तो वह राशि वो कर मुक्त हो जाएगी।
25,000, यानी वो साल का उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। उदाहरण की बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति है उसने साल भर का अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। वो बोलता है कि साल की जो उसकी प्रीमियम आती है, साल भर की बात कर रहा हूँ, मंथली मत गिना आप, साल भर गिनना, 30,000 का उसका खर्चा हो रहा है। कितना हो रहा है? 30,000 का खर्चा हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का। ठीक है, तो इनकम टैक्स में जो हेल्थ इंश्योरेंस वो हो जाएगा, वो 80D का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 80D का हो जाएगा। तो 30,000 का करा रहा तो उसमें से 25,000 तक की राशि क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी। यानी जो अपन ग्रोस टोटल इनकम निकाली, पांचों हेड को जोड़ के जो इनकम आई है उसको निकालने के बाद अपन क्या कर रहे हैं? उसको लेस कर रहे हैं डिडक्शंस। तो डिडक्शन में पहला जो पॉइंट है वो कौन सा था? 80C वाला था। दूसरा कौन सा है? 80D वाला है। ये क्या बोलता है? 25,000 तक, यानी 30,000 का कर रहा है, 30,000 में से 25,000 तक हो जाएगा माफ, बाकी 5,000 क्या हो जाएगा? उसके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। कंप्लीट यहाँ तक। यदि हम बात करते हैं 80D की बात ही करें तो वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उनके लिए जो छूट की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? 50,000 रुपये होती है। वरिष्ठ नागरिक का हम बात करते हैं 60 वर्ष से अधिक। अरे बस में 60 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति का मतलब करदाता बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, 60 वर्ष से अधिक का कोई करदाता है और मान लो कि यदि उसने अपनी पॉलिसी करा रखी है, कौन सी पॉलिसी करा रखी है? हेल्थ से संबंधित हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बाद वो भुगतान करता है, तो उस केस में 50,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी। यानी वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस 2 लाख का कर रखा है, 3 लाख का कर रखा है, उससे कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स बोलता 50,000 रुपये तक राशि क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी। कब? वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में। आई बस में। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, एक बात का ध्यान रखें आप लोग। यदि जो करदाता है, जो भी करदाता है, वो यदि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ रहा है, यानी 60 वर्ष से अधिक की उम्र की श्रेणी में आ रहा है, उसने अपना भी हेल्थ इंश्योरेंस कर रखा है, साथ ही साथ उसके जो आश्रित माता पिता है, आश्रित माता पिता मतलब क्या होता है? उसके जो माता पिता उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनका जो भी भरण पोषण वगैरह होता है या फिर उनका जो भी खर्चा होता है, उस स्वयं वहन कौन करता है? वो करदाता करता है, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, स्वयं की उम्र। उसके जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो भी तो ज्यादा उम्र के, लमसम 80 वर्ष के होंगे, मतलब कि उसके पेरेंट्स भी कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मान लो कि दोनों ने पॉलिसी ले रखी है, यानी स्वयं करदाता ने जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, यदि वो वरिष्ठ नागरिक है, उसने भी पॉलिसी ले रखी है, और उसके जो पेरेंट्स है उसकी भी उसने पॉलिसी रखी थी, उस केस में इनकम टैक्स क्या कहता है? उसमें इनकम टैक्स बोलता है हम आपका 1 लाख रुपए माफ करेंगे। कितना माफ करेंगे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैसे हो गया? 50,000 तो उसका हो गया, वो स्वयं वरिष्ठ नागरिक है, और 50,000 किसका हो गया? उसके जो आश्रित माता पिता वो वाले, जो भी कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ रहे हैं। कंप्लीट है? तो आप लोग ध्यान रखें, सामान्य व्यक्ति है तो 25,000 रुपये, ठीक है। उसके पेरेंट्स की बात करता हूँ, वरिष्ठ नागरिक में आ रहे हैं तो कितना राशि है? 50,000 रुपये तक की राशि है, ठीक है। और ये जो वरिष्ठ नागरिक है उसके भी माता पिता है मान लो, और मान लो उसकी पॉलिसी ले रखी है, तो उस केस में 50,000 रुपये उनके भी माफ हो जाएंगे। कंप्लीट यहाँ तक? तो ध्यान रखना, करदाता होना चाहिए आश्रित की बात करूँ, उसके आश्रित वाली वैसे नहीं कि अपन को बहुत दूर के नाना नानी या फिर दूसरी चीज कर रहे हैं, ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 80DD, एक आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित रखरखाव के संबंध में कटौती जो विकलांग व्यक्ति है, इस सेक्शन के तहत अधिकतम 75,000 रुपये। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यदि कोई उपचार हो रहा है, किसका उपचार कर रहे हैं अपन उपचार किसका कर रहे हैं? किसी आश्रित व्यक्ति का कर रहे हैं, चिकित्सा उपचार से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, तो उस केस में 75,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी। देखें आप लोग, 75,000 रुपये हो गया, 75,000 रुपये, वहां तक की राशि क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी। आप लोग ध्यान रख रहे हैं, एक आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार रखरखाव संबंधी कटौती, आश्रित है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना, और उसके ध्यान रखना, ये तो पॉलिसी वाला है, ये तो प्रीमियम हो रहा है, क्या हो रहा है? ये प्रीमियम हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? उस चीज का खर्चा हो रहा है। आ रही बस में? तो उस केस में उसको जो भी छूट वगैरह मिलती है, वो छूट क्या होती है? 75,000 रुपये तक की राशि तक क्या होती है? कर मुक्त होती है। जो ये देखें आप लोग, क्या दे रखा है? विकलांग व्यक्ति है, आप दोनों जो विकलांग है, आश्रित भी है, विकलांग हिंदी में इंग्लिश में हैंडीकैप रखा जाता है, यदि ऐसा कुछ है तो उस केस में 75,000 रुपये की राशि। कंप्लीट। पहला क्या होगा? 80C के अंदर, 80C के अंदर क्या बोलते हैं? 80C में क्या क्या है? 80C, 80CCC, 80CCD, तीन चीजें मिला के 1.5 लाख रुपए तक की राशि क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी, छूट मिल जाएगी।
इनकम टैक्स के हिसाब से। फिर बात करते हैं एटीडी की बात करते हैं तो कितनी है, सामान्य व्यक्ति के लिए 25,000 तक है। एटीडी का मतलब क्या होता है, एटीडी का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा किसी व्यक्ति ने, तो 25,000 रुपये तक की राशि कर मुक्त हो जाएगी। और हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं तो उस केस में 50,000 रुपये तक राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। और आपको मैंने एक चीज ये भी बताई है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उसके कोई यदि माता पिता हैं, यदि उनकी उसने पॉलिसी ले रखी है तो 50,000 रुपये उसका और 50,000 रुपये का, यानी 1 लाख रुपए की राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। फिर मैं बात करता हूँ एटीडीडी की बात करता हूँ। एटीडीडी क्या कहता है, यदि हम चिकित्सा रखरखाव का हो गया, फिर उपचार से संबंधित कोई खर्चा हो रहा है, विकलांग व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में अधिकतम जो कटौती की जो सीमा हो जाएगी वो होगी 75,000। अधिकतम का मतलब जानते हो आप लोग, अधिकतम का मतलब ये होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। और माफ कितना होता है, निम्न में से जो कम होगा वो माफ हो जाएगा, यानी खर्चा या 50,000 रुपये का और आप 75,000 का बेनिफिट लो, ऐसा नहीं चलेगा। इनकम टैक्स पर दोनों में से कम क्या, 50 75, कम कौन सा है, कम है 50, तो 50 राशि माफ। मान लो खर्चा कितना है, 1 लाख का आया, तो दोनों में से कम कौन सा, पूरा 1 लाख माफ नहीं होगा, दोनों में से कम कौन सा, दोनों में से कम ये, बाकी 25,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट ये तो मैंने कुछ डिडक्शंस बताए हैं आज क्लास के अंदर, जिसमें मैंने आपको एटीसी, एटीट्रिपल-सी, एटीसीसीडी, एटीडी, एटीडीडी के बारे में आप लोगों को बताया। तो मैं आने वाली क्लास के अंदर इसके आगे जो भी अलाउंस, जो भी डिडक्शंस हैं, कटौतियां हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको यही समाप्त करता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।